तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR 134 हिमांशु कुमार। मैं झारखंड टॉपर हूँ। तो ये मेरा पार्ट 2 है अपने पिछले वीडियो का कि हाउ आई अटेम्प्टेड माई नीट 2025 पेपर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिसको बहुत लोगों ने चैलेंज किया कि इसका डी भी होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से इसका A, B और C ही सही है, क्योंकि NCERT में ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हार्ट का रेगुलेशन वाला पैराग्राफ है उसमें केवल यही तीनों के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका A, B, C होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट के उठा के दे दिया है। तो मैं ये सब पढ़ के गया था, मेरे टेस्ट में भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे याद था, तो इसमें उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन भी मतलब ठीक क्वेश्चन है। असर्शन रीज़न इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस लिख दिया है एग apparatus में, जो कि एकदम गलत बात है। और असर्शन सही, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैंसर से आया क्वेश्चन। वो पेज मुझे ठीक से याद नहीं होता, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें लिखी हुई है, तो एग्ज़ाम में भी मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं A भी तो श्योर था कि A और B सही होगा, पर C में मुझे डाउट था और D कंफर्म था कि ये तो नहीं होगा। तो A और B और A, B, C में मुझे डाउट था, तो मैंने पहले एग्ज़ाम में A और B मारा था। फिर बाद में जब वापस OMR भरा था चेकिंग के वक्त, मुझे ऐसा लगा कि C भी सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि बाकी तीन जो ऑप्शन है उसमें तीन ऑप्शन दिया, बस केवल यही है जिसमें 2 ऑप्शन, तो इसीलिए 3 ऑप्शन वाला का प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा बढ़ जाता। तो ये सोच के मैंने A, B, C मार दिया और ये बाद में मेरा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, तो ये तो टेरिडोफाइट का पूरा लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है। तो आपको सारे प्लांट किंगडम के एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सबके लाइफ साइकिल पूरे अच्छे से सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, पहले तो आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में पहले कौन कौन सा स्टेटमेंट है। जैसे B, D और E है, ठीक है। तो A को आप पढ़ के अभी अपना समय वेस्ट ना करो, A और C को भी अभी ना पढ़ो। पहले आप जैसे B इसमें ज़्यादा दिया हुआ है तो B को पढ़ो। तो B मुझे पढ़ के लगा हाँ कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है, तो इसे पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे पढ़ के लगा हाँ कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर A तो कॉमन है, A को वैसे पढ़ लो। फिर D और E में देखना है कि D और E में पहले कौन है। तो D देख के समझ आया कि D E से पहले आएगा, तो यहीं तक देख के ये मार के आगे बढ़ जाओ। एक बार आपको डबल चेक करना है तो बाकी के स्टेटमेंट भी पढ़ लो। तो इसका ये वाला क्वेश्चन आपका जल्दी भी बनेगा और इसमें गलती होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और पढ़ के भी पता चलेगा कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। अब एक असर्शन रीजन में अब मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमें आदत है कि ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ऑप्शन नंबर 2 में इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, पर नीट में ये चेंज करते रहता है। इसीलिए आप जब भी इसे बनाओ तो नोट को यहाँ पे जैसे मैंने सर्कल किया, इसे सर्कल कर लेना ताकि आपको ये ऑप्शन और इसमें कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, तो ये तो एंजाइम का एक इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, तो ये आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर्स से जो लास्ट में जो डिजीज़ दी रहती है उनसे उठा के एक मैच द फॉलोइंग बनाया गया, जो कि याद है तो बन जाएगा। तो जैसे मैंने देखो A का पढ़ा कि 2 सही है तो दोनों को मार्क कर लिया। फिर D का तो 1 सेम ही है, तो बचा B और C में देख के चेक करना। तो B का देखा हाँ 3 है, तो ये एक करके मार दिया। इस तरह आप मैच द फॉलोइंग को जल्द। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 145 की और। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्ट मोनोकॉट स्टेम का।
तो हाइपोडर्मिस तो स्क्लेन काइमेटस होता है मोनोकॉट स्टेट में, तो ये गलती है। बाकी ये भी तो फ्रॉग का एक इजी क्वेश्चन, फ्रॉग से इस बार नीट में 3 से 4 सवाल आ गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। हाँ, तो ये सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिख दिया जो कि गलत है, यहाँ ग्रॉस होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, ये तो बायोटेक का जो डायग्राम है उसकी एग्जैक्ट आपको लेबलिंग याद होनी चाहिए, तभी एक पल के लिए मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था, पर कॉन्फिडेंस से कि हाँ सी ही सही होगा। ए और सी में कन्फ्यूजन था, बी और डी तो ऐसे ए और सी में, हाँ तो डायग्राम अच्छे से याद रखो तो इसका हो जाएगा। ये भी ठीक क्वेश्चन है, बट मैम ने क्लास में करवाया था तो ये तुरंत बन गया कि 2 का पावर n होता है पीसीआर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 151 की ओर, तो ये भी आपका थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जिसमें दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक के जगह एक्टिनोमॉर्फिक है या इन्फीरियर के जगह सुपीरियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही है। और क्वेश्चन नंबर 152, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट ईजी है क्योंकि इसमें ए बी तो सही है और सी डी ई जो ना सेम स्टेटमेंट, बस कुछ कुछ डेटा अलग कर दिया, तो ये तो तुरंत बन जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगेगा क्योंकि आपको पहले पढ़ के पता करना है कि ये किसको बोलना चाह रहा है। जैसे पहला स्टेटमेंट ये फंगाई को बोल रहा है, उसके बाद ये प्लांट को बोल रहा है, फिर ये मोनेगा को बोल रहा है, फिर ये एनिमेलिया को बोल रहा है, लास्ट वाला प्रोटिस्टा को बोल रहा है। फिर आपको उसके बाद ऑप्शंस में देखना है, जैसे मैंने पहले देखा सबसे जल्दी तो सी होगा, तो सी, फिर ई और ए में तो ये सेम ही है, फिर बी और डी में देखना, तो डी पहले आएगा, तो इसीलिए 3 इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे फिर से लाइफ साइकिल का सवाल है, इस बार ब्रायोफाइटा का। तो जिस तरह मैंने टेरिडोफाइट वाला अटैम्प्ट करने सिखाया था, आप ये भी उसी तरह अटैम्प्ट करेंगे तुरंत बनेगा। जैसे कि पहले डी और बी बस चेक करना है, तो एक बार डी पढ़ो, एक बार बी पढ़ो, तो बी पढ़ के लगा कि हाँ पहले बी होगा, फिर ई और ए तो कॉमन है, फिर सी और डी में देखना है कि पहले कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कैंसर से सवाल आया हुआ है जो कि लेंदी हम बोल सकते हैं इसे, बट अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे पकड़ लेंगे। जैसे देखें, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ा, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, गलत है, तुरंत पढ़ के ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंजाइम का एक इजी क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इंजाइम, ट्रांसफेरेज होगा। बाकी आप जैसे मैंने यहाँ पे एलिमिनेट भी कर लिया बाकी 3 ऑप्शन को, ताकि डबल चेक हो जाए कि मैं ये सही है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी लेंदी क्वेश्चन है, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बस इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि यहाँ 8 वीक्स लिख दिया, 12 वीक्स होगा। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है माइक्रोब्स का, ये लेंदी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बड़ा किया गया, बाकी क्वेश्चन इजी है, बस इसे लंबा किया गया ताकि टाइम कंज्यूम हो। ये स्टेटमेंट मैंने 2 बार पढ़ा था क्योंकि मुझे डर लगा था कि दोनों सही कैसे हो गया, बट दोनों सही ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, डज नॉट लिख दिया यहाँ पे, ये नॉट नहीं होगा यहाँ पे, और सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट में बढ़ते, ये एक्सक्रीशन का एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। एक पल के लिए मैं एग्ज़ाम में इसे देख के थोड़ा सा डर गया था इस क्वेश्चन को देख के, बट फिर मुझे याद था अच्छा से, फिर एलिमिनेट कर दिया कि ए 1 और 2 तो होगा नहीं, और 3 और 4 में 3 ही सही जाएगा। अब नेक्स्ट, इसे सर्कल मैंने मारा था क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था, बट मोस्ट करेक्ट एलिमिनेशन के थ्रू भी मोस्ट करेक्ट इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 ही जा रहा था, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 164 की और, तो ये क्वेश्चन
फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है जो मैं टेस्ट में पहले गलत कर चुका था, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था ये सब कलर के लिए। तो मैंने एक ट्रिक बनाया था जो मैं एग्ज़ाम में भी मुझे याद था। विबग्योर से ही आप इसे याद कर सकते हो। जैसे क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, तो ब्लू ग्रीन, ठीक है। फिर क्लोरोफिल बी का कलर क्या होता है, तो ग्रीन येलो या येलो ग्रीन। फिर ज़ैंथोफिल का कलर क्या होता है, येलो। और कैरोटीनॉइड्स का कलर क्या होता है, येलो ऑरेंज। देखो तो सीक्वेंस में, पूरा इस सीक्वेंस में है सबका कलर, तो इससे इजीली याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन तो ये भी बायोटेक का इजी क्वेश्चन है, बैक्टीरिया होगा ई कोलाई। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या होता है। तो ए और ई तो नहीं होगा बच्चा, बी सी और डी। तो 3 ऑप्शन इज द राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी आपका सेल का एक इजी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो मैं तो इसे ऐसे ही अटेम्प्ट किया कि देखा ए का 2, तो इसको सर्कल कर लिया, फिर सीधा गया डी में, डी का देखा 4, हाँ तो यही बैठ गए, बाकी तो कोई बैठेगा नहीं। तो ऐसे इस तरह आप मैच द फॉलोइंग तुरंत कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। कि एक और मैच द फॉलोइंग है जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है। ये भी ऐसे ही जैसे डी का 2 में केवल एक ही बैठ रहा है, तो सीधा एक बार में मार देने का। फिर ये भी तो इजी क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीधा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैंने एग्ज़ाम में कैसे बनाया ये आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये मेरा सही हुआ। तो पहले मैंने पढ़ा व्हाट आर दी पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड, ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब उसके बाद पढ़ा, ठीक है, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, तो पता नहीं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, ये भी पढ़ के लगा कि हाँ ये तो एक्सपेंसिव तो होगा, तो ये तो हो ही सकता है। फिर क्या हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, तो ये भी तो हो ही सकता है। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेन्स, ठीक है, हाँ तो ये एक पोटेंशियल रीजन मुझे लगा कि ये तो श्योर है, मैं बाकी सब में उतना श्योर नहीं हूँ। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो ये तो गलत है, अवेलेबल इन इंडिया है, ठीक है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रायो डज नॉट सर्वाइव, तो ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ड्रॉबैक में आएगा। तो एफ तो पक्का होगा, तो देखा एफ किस में नहीं है, तो एफ इसमें नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि ई तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में आईवीएफ है, क्योंकि मैच देखते तो उसमें बीच में प्रचार आता है, तो इंडिया में तो आईवीएफ है, तो ई भी नहीं होगा, तो इससे एलिमिनेट हो गया, बचा 2 और 3। तो 2 और 3 में देखो यहाँ ए और सी है इसमें, और इसमें केवल बी है, ठीक है, तो हमें ए बी सी में देखना था। तो आईवीएफ तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ये तो फिक्स हो गया, तो इसीलिए मैंने बी डी एफ मार दिया, क्योंकि मुझे ए और सी भी में थोड़ा सा डाउट था, पर फिर भी एलिमिनेशन के थ्रू थोड़ा लॉजिक लगा के एलिमिनेट करके मैंने इसे सही कर दिया बी डी एफ। बाद में आके चेक किया तो हाँ ये सही भी हो गया मेरा। अब नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है इकोलॉजी का, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है सेल का। ये बायोटेक का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बट ये एनसीईआरटी में पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहाँ देखो, इको R1 में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इंजेक्ट कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से क्या होता है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो आपका एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वाइट कॉलोनीज विल बी सेलेक्टेड, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी फ्रॉग का इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, तो ये मैंने पढ़ा, उसके बाद देखा कि हाँ चलो एक ही है, बाकी सब तो
तो एजोटोबैक्टर तो याद था, होता है, नॉस्टॉक भी याद है, एनाबिडा भी याद है। ऑसिलेटोरिया और वॉल्वॉक्स में कन्फ्यूजन था। तो ऑसिलेटोरिया क्योंकि वो बीजीए होता है और वॉल्वॉक्स तो एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी, तो कन्फ्यूज़न था। बट इसमें मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कि वॉल्वॉक्स क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो वो नहीं होगा। बाकी ये तो बीजीए, और बीजीए सुने भी है नाइट्रोजन फिक्स करता हो, तो इसीलिए मैंने सोच के ये डी मार दिया और ये मैं सही भी हो गया बाद में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया एकदम। मैं 2 से 3 बार इस क्वेश्चन के लाइन को समझा। ये लाइन कहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आया एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो पहले तो देखा स्पॉन्जोसिलोमेट, ये क्या चीज़ होता है, कुछ होता ही नहीं है। एसिलोमेट, तो एसिलोमेट तो होगा नहीं, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दिया। अब ये दोनों 3 और 4 में मुझे डाउट था, तो मैंने सोचा स्कीजोसिलोमेट, मैंने कहीं से पढ़ा था पर मुझे याद नहीं था होता क्या है। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया कहीं स्कीजोसिलोमेट, एनसीईआरटी में सिलोमेट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने यही सोच के इससे मार दिया कि एनसीईआरटी में ऑप्शन नंबर 3 दिया, और पीवाईक्यूज भी मैंने बनाए थे, तो कुछ ऑप्शन जानबूझ के आउट ऑफ एनसीईआरटी डालते थे ताकि आपको डाउट या कन्फ्यूज़न आए। तो इसीलिए सोचा कि ये कन्फ्यूज़ करने के लिए तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसीलिए इसको नहीं मारा, बाकी 3 मार दिया। तो ये गॉड का किस्मत था कि ये मैं सही हो गया। नेक्स्ट, ये भी आपका इंट्रोडक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है सेल का। ये मैंने पहला कोचिंग में जो टेस्ट दिया था सेल का, उसमें सेम क्वेश्चन था जो मैंने उस समय गलत किया था, इसलिए मुझे याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इकोलॉजी का इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोमेंट, तो ये भी तो इजी क्वेश्चन है पीजीआर का। लास्ट क्वेश्चन ये भी आपका रेस्पिरेशन का इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ 2:05 में मैंने जो पेपर अपना स्टार्ट किया था, मुझे बायो में 35 मिनट्स लग गए बायो बनाने में, जबकि बायो लेंदी भी था, फिर भी मैंने 35 मिनट्स में बना दिया। ठीक है, उसके बाद 2:40 हो गया था। उसके बाद फिर इन्विजिलेटर आया जो मैं 5 मिनट खा गया, क्योंकि उसने कहाँ साइन करवाया, OMR भरवाया कुछ, तो उसमें 5 मिनट लग गया। तो मैंने 2:45 से केमिस्ट्री स्टार्ट किया। देखो बायो भले ही इस बार का पिछले साल से हार्ड था, फिर भी आपने देखा कि 90 में से 60 से लेकर 70 क्वेश्चन तो इजी या पीवाईक्यू टाइप के ही थे जो तुरंत बन जाएंगे। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिए गए थे, पर आप एलिमिनेशन के थ्रू बना सकते थे। बाकी जो 15 क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन है, वो उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वही सब क्वेश्चन के लिए जो आप रेगुलर टेस्ट देना आपको, जैसे मैंने 170 मॉक टेस्ट दिए थे फुल सिलेबस, इसीलिए मैं बायो स्ट्रांग हो गया था। इतना लेंदी बायो आने के बाद भी मेरे 350 आ गए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें केमिस्ट्री और फिजिक्स की करते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।